अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम्ब्रिज लवर्स। आज हम 0620 का मई जून 2018 का वेरिएंट 42 उसको डिस्कस करने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, गिव द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम एक्वस सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन में आपसे यानी प्रोसेसेस पूछेगा कि एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में से कैसे अलग करना है। तो यहाँ पर आपका जो वाटर है, यहाँ पर जो एक्वा सोडियम क्लोराइड है, इसमें आपका जो NaCl है ये एज ए सॉल्यूट है, और आपका जो वाटर है ये एज ए सॉल्वेंट है। तो आप जब भी किसी सॉल्वेंट को अलग करना चाहते हैं किसी सॉल्यूट में से, तो आप उसकी सिंपल डिस्टिलेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर डिस्टिलेशन। ठीक है। पार्ट बी, प्रोड्यूस लीड फ्रॉम मोल्टेन लीड ब्रोमाइड। तो इसकी आप अगर आपको लीड चाहिए तो आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। मोल्टेन लीड जो आपका ब्रोमाइड है, आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपको कैथोड पर लीड मिलेगा। पार्ट सी, टू सेपरेट एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। आपका जो सॉलिड है अगर वो इनसॉल्युबल है, तो उसको अगर आपको लिक्विड में से इसको अलग करना है तो आप जस्ट फिल्ट्रेशन करवाएंगे उसकी, तो आपको आपका जो रेसिड्यू है वो आपको सॉलिड मिलेगा। ठीक है। पार्ट डी, टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम। तो आपका जो पेट्रोलियम है वो मिक्सचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, और उसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो उस मिक्सचर को आप जब सेपरेट करते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पार्टी, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कलर्ड डाइस। तो आपको पता है कलर्ड डाइस को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, दिस क्वेश्चन इज अबाउट एलिमेंट्स इन पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आपका जो पीरियड 3 है उसके हवाले से ये क्वेश्चन है। और फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग identify a period 3 element which matches the description, or each element may be used once, more than once, or not at all. State which period 3 element forms an oxide with macromolecular structure। आपका जो मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो होता है बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, यानी जाइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये आपका बनाता है जो ऑक्साइड, आपको कौन सा बनाता है? तो इसमें आपके जो सिलेबस में आपके हैं मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स, वो आपके एक डायमंड है, और आपका है एक डायमंड है, और आपका होता है सिलिकॉन 4 ऑक्साइड, जिसे हम CI2 भी कहते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड। और तीसरा आपके पास होता है ग्रेफाइट। आपके सिलेबस में इन तीनों के हवाले से ही आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्साइड बनाता है, तो माइक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाता है, तो आपका है सिलिकॉन। पार्ट बी, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर ऑफ बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम की ओर होती है। ठीक है। इज अ सॉफ्ट मेटेलिक एंड स्टोर्ड इन ऑयल्स। तो आपके जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, और इनको आप ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं ताकि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उनके साथ रिएक्ट ना कर जाए। ठीक है, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। पार्ट डी, इज अ ग्रीन गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपकी जो ग्रीन गैस होती है वो आपकी होती है क्लोरीन, Cl। ठीक है। प्रोवाइड्स एन इनर्ट एटमोसफेयर इन लैम्प्स। आपकी जो इनर्ट एटमोसफेयर प्रोवाइड करती है तो वो आपकी अनरिएक्टिव गैसेस प्रोवाइड करती हैं, और वो आपकी यहाँ पर अनरिएक्टिव गैस कौन सी है? आर्गोन है, क्योंकि ये ग्रुप नोबल गैस से बिलोंग करती है, और आपके नोबल गैसेस जो भी होती हैं वो सारी अनरिएक्टिव होती है। ठीक है। फॉर्म्स टू डिफरेंट ऑक्साइड्स ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपके जो सल्फर होता है वो दो ऑक्साइड्स बनाता है। पहले आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, फिर आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर आपको सल्फर दिया गया, तो सल्फर। ठीक है। इज अ नॉन मेटेलिक एंड एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। आपके जो फर्टिलाइजर्स में आपका यूज़ करते हैं वो आपको करते हैं कौन से सब्सटेंस आपके ज़रूरी होते हैं फर्टिलाइजर्स में? आपके होते हैं पोटेशियम, फॉस्फोरस, और आपका नाइट्रोजन। आपका ये तीन आपके जो सब्सटेंस है वो फर्टिलाइजर्स में लाजमी होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें इनमें से आपको कौन सा सब्सटेंस दिया गया है? आपको दिया गया फॉस्फोरस। ठीक है, नाइट्रोजन और पोटेशियम आपको नहीं दिए गए, और फॉस्फोरस आपको दिया गया है, तो यहाँ पर फॉस्फोरस होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3,
कंप्लीट द टेबल। आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। इसमें आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स ये सारे कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। सोडियम के जो एटम है उसमें तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूक्लियन नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, तो आपको मिल जाता है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि आपके जो न्यूक्लियन नंबर होता है वो आपका क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको न्यूक्लियन नंबर में से अगर आप प्रोटॉन नंबर को माइनस करेंगे तो आपको न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरे में क्लोरीन का जो आयन है इसमें आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं। क्लोरीन का जो आयन है इसमें आपको जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है वो आपको जो स्मॉलर नंबर होता है वो आपको बताता है इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, और आपका जो प्रोटॉन है वही एक एलिमेंट को उसकी शनाख्त देता है। ठीक है, आप किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में कैसे पहचानते हैं, किसी भी एलिमेंट को, तो उसके आप जो आपका उसका प्रोटॉन नंबर है उससे आप उसको पहचानते हैं। और अगर आपका किसी भी एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाए तो वो एलिमेंट चेंज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक एलिमेंट में यानी एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर माइनस का चार्ज है क्लोरीन के ऊपर, यानी ये एटम नहीं है, ये आयन है, और वो आयन भी नेगेटिव आयन है। और नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। 17 इसके पास पहले ही थे और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो अब इसके पास कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियर नंबर्स तो आपको दिए गए हैं, वो क्या है, 37। ठीक है, और यहाँ पर अब आपको एलिमेंट बताने हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी एलिमेंट को उसकी शनाख्त कौन देता है, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या प्रोटॉन नंबर। तो यहाँ पर 26 किस एलिमेंट का है आपका प्रोटॉन नंबर। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें, ये एग्जाम में आपको दिया जाएगा, तो आपका आयरन, आयरन का आपका जो है वो 26 उसका प्रोटॉन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा एलिमेंट है, आयरन है। और अब आपको जब ये टेबल कंप्लीट करें तो आपको ये लाजमी चेक करना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं या नहीं है। यहाँ पर आप देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है, तो यानी ये एक एटम नहीं है, ये एक आयन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा आयन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, क्योंकि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, तो अब इसके बाद ऊपर चार्ज क्या आएगा, 2 प्लस का। ठीक है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पोटेशियम रिएक्ट्स विद ब्रोमीन at room temperature to form potassium bromide. राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, और आपको स्टेट सिंबल्स भी यूज़ करनी है। तो आपका जो रूम टेम्परेचर पर आपका पोटेशियम होता है वो होता है सॉलिड, और आपके जो ब्रोमीन होती है वो रूम टेम्परेचर पर क्या होती है, लिक्विड। ठीक है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड, और पोटेशियम ब्रोमाइड भी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड होता है। इसको इक्वेशन को आप बैलेंस कर दें। बैलेंस किसी भी इक्वेशन को आप लाजमी क्या करें, उसका भी मार्क्स होता है। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड एग्जिस्ट एज एन आयोनिक लैटिस। पोटेशियम ब्रोमाइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड बट डज कंडक्ट व्हेन मोल्टन। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज मीन बाय टर्म आयोनिक लैटिस। आयोनिक लैटिस का क्या मतलब होता है। तो एक एटल ऐसा लेटिस जिसमें आपके जो अपोजिटली जो चार्ज्ड आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में कंबाइन हुए हों। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, रेगुलर लेटिस, रेगुलर लेटिस इन विच oppositely charged ions, oppositely charged ions are held by strong forces। ठीक है, आपका जो आयोनिक लैटिस होता है उसमें आपके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो अपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान होती है। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई पोटेशियम ब्रोमाइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड बट डज कंडक्ट व्हेन मोल्टन। तो आपके जो सॉलिड में होते हैं उसमें आपके जो आयंस होते हैं वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, आपका जो लैटिस होता है सॉलिड में उसमें आयंस एक फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जब आपका मोल्टन में आप
वो होता है तो आपके जो आयंस होते हैं वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन होती है फ्लो ऑफ चार्ज, और आयंस के ऊपर चार्ज होता है। तो जब आयंस मूव करते हैं यानी चार्ज मूव हो रहा है, तो चार्ज फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो मोल्टन में कंडक्ट करते हैं और वो सॉलिड में कंडक्ट नहीं करते। एंड सॉलिड आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, बट इन लिक्विड बट इन मोल्टन आयंस मूव। आपके जो आयंस होते हैं वो सॉलिड में मूव नहीं कर सकते, लेकिन आपके जो है वो लिक्विड में या मोल्टन में या एक्वस में वो आयंस मूव कर सकते हैं। पार्ट सी, concentrated aqueous potassium bromide is an electrolyte. What is mean by term electrolyte? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयंस हों और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? an aqueous solution which contain ions and which conduct electricity, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो है, जो इसमें जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हो और उसमें आयंस मौजूद हों, तो ऐसे सॉल्यूशन का क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो वो आपका इलेक्ट्रोलाइट आपकी जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए आपको ज़रूरी होता है, ठीक है। डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ concentrated aqueous potassium bromide, or include an ionic half equation for the reaction at cathode, or the name of the product at anode, and the name of the potassium compound form, ठीक है। आपको जो कंसनट्रेटेड पोटेशियम ब्रोमाइड है इसके इलेक्ट्रोलाइसिस को डिस्क्राइब करना है। तो आपको जो पोटेशियम ब्रोमाइड है, इस पे जब अब ये आपका एक्वस में होगा यानी आयंस की फॉर्म में होगा, तो इसके जो आयंस इसमें कौन से मौजूद होंगे? इसमें पोटेशियम के आयंस मौजूद होंगे और आपके ब्रोमाइड आयंस मौजूद होंगे। और क्योंकि ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसमें वाटर के आयंस भी लाजमी होंगे, ठीक है, H प्लस और OH। और जब आप किसी भी कंसनट्रेटेड की सॉल्यूशन की जो एक्वस सॉल्यूशन है उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो आप जब कैथोड पर आपका जो है पॉजिटिव जो आपका केटायन है हो जाता है, और वो उस पर आप कौन सा केटायन जाएगा वो आप देखते हैं उसकी एक्टिविटी को। और एक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी, एग्जाम में आपको नहीं दी जाती। आप देखते हैं कि कौन सा जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव है। तो इस केस में आपका हाइड्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव है। अगर मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाऊं तो यहाँ पर देखें, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और आपका हाइड्रोजन है वो लेस रिएक्टिव है पोटेशियम से। और पोटेशियम आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको याद कैसे करना है उसका तरीका भी यहाँ पर मैंने आपको बताया है। आप इस तरह से ये बना लीजिए कि प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। या इस तरह से आप अपने भी कोई बना सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है। तो केटायन के लिए आप कैथोड पर क्या जाएगा उसके लिए आप चेक करते हैं कि कौन सा लेस रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि आपका जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो प्रेफर करता है कि वो एज ए आयन ही रहे। वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता, यानी वो रिड्यूस नहीं होना चाहता, वो ऑक्सीडाइज्ड ही होना पसंद करता है, ठीक है। और आपका जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसमें आप जो एनोड पर क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि अगर हैलाइड मौजूद है सॉल्यूशन तो आपका हैलाइड जाएगा, और अगर आपका हैलाइड मौजूद नहीं है तो आपका OH आयन जाएंगे एनोड पर, और वो OH आयन आपके वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो वो आपके ऑक्सीजन गैस बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसने क्या पूछा था? तो यहाँ पर आपके मैंने तो यहाँ पर पहले आप आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि कैथोड पर क्या बनेगा और एनोड पर क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने आपको क्या बोला था कि इंक्लूड एन आयनिक हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट कैथोड। तो कैथोड पर आपको उसकी आयनिक हाफ इक्वेशन बतानी है। तो एट कैथोड हाइड्रोजन gas is formed because hydrogen is
लेस रिएक्टिव, आपका जो हाइड्रोजन है वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए वो आपका हाइड्रोजन जाएगा। और इसकी आपको इक्वेशन भी शो करनी थी, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी इसमें, आपकी कैथोड पर होती है रिडक्शन, तो आपके जो H+ आयंस हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और वो आपके बना देंगे हाइड्रोजन गैस। इसको आप बैलेंस भी लाजमी करना है आपको, ठीक है। और आपकी जो प्रोडक्ट एनोड है वो क्या बनेगी, आपकी ब्रोमाइन। आपके जो ब्रोमाइड आयंस हैं उनकी ऑक्सीडेशन होगी और वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और आपकी ब्रोमीन गैस बन जाएगी, ठीक है। एट एनोड ब्रोमीन इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब आपको इसने बोला था कि नेम द पोटेशियम कंपाउंड फॉर्म। अब आपकी जब ये दो एलिमेंट्स यानी ये जो आयंस हैं, हाइड्रोजन के आयंस और ब्रोमीन के आयंस, ब्रोमाइड आयंस, ये आपके चले गए इलेक्ट्रोड्स पर, तो आपके सॉल्यूशन में जो आपका है एक्वा सॉल्यूशन है उसमें आपके बाकी कौन से आयन बचे हैं, आपके पोटेशियम के आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये बना देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका जो इसने यहाँ पर पूछा था आपसे कि नेम पोटेशियम कंपाउंड जो आपका फॉर्म करेगा, तो कौन सा करेगा, तो आपका करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। द कंपाउंड ऑफ पोटेशियम formed in solution is पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। पार्ट 3, व्हेन molten potassium bromide is electrolyzed, the product at cathode is different. Name the product at cathode when molten potassium bromide is electrolyzed. तो आपका जब molten आपका पोटेशियम ब्रोमाइड यूज़ हुआ है तो उसमें आपका ये एक्वा सॉल्यूशन नहीं है, इसमें आपके जो है सिर्फ दो ही आयंस हैं, वो आपके क्या हैं, एक पोटेशियम के आपके आयंस हैं, आपके पोटेशियम के आयंस हैं और दूसरे आपके ब्रोमाइड आयंस हैं, ठीक है। और कोई आयन मौजूद नहीं है क्योंकि ये मोल्टेन है, ठीक है। इसको आपने पिघला दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको जो कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगी, तो आपको यहाँ पर पोटेशियम ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर और कोई दूसरा पॉजिटिव आयन मौजूद नहीं है, केटायन मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर आप रिएक्टिविटी चेक नहीं कर सकते, आपका सिर्फ एक ही आयन है, तो वो आपका पोटेशियम है, वो कैथोड पर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने आपको बोला था ना कि प्रोडक्ट कैथोड पर डिफरेंट कैसे होगी, तो वो इस तरह से होगी कि पहले आपकी जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में आपके हाइड्रोजन जा रही थी, हाइड्रोजन बन रही थी आपकी कैथोड पर, और अब आपका जो मोल्टन है उसमें आपके क्या बनेंगे, पोटेशियम, ठीक है। पार्ट डी, आयोडीन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयोडीन मोनोक्लोराइड। का फॉर्मूला दिया गया है आपको एज द ओनली प्रोडक्ट। आपको इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो आयोडीन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयोडीन मोनोक्लोराइड, ठीक है। ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ड्रा डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड, ठीक है। आपको आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन्स की जो इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है वो शो करना है। तो आपके ये दोनों ही आपके हैं ग्रुप 7 के आपके आपके एलिमेंट्स, हेलोजीन्स हैं, और इनके अंदर जो आउटर शेल के इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे दोनों में, वो होंगे आपके 7। ये मैं ले लेता हूँ आयोडीन और ये Cl, और दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक जो इनका इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर करेंगे, बाकी इनके जो 6 हैं वो नॉन बॉन्डिंग पेयर्स होंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपका कोवलेंट बॉन्ड बना दें, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। और इस तरह से आपको इसकी ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी थी, ठीक है। Party. Potassium bromide has a melting point of 734 and iodine monochloride has a melting point of 27. ठीक है. In terms of attractive forces, explain why there is a large difference between these melting. तो आपका इनमें इतना डिफरेंस क्यों है, क्योंकि आपका जो पोटेशियम ब्रोमाइड है ये है आपका एक आयनिक सॉलिड, और आपका जो आयनिक सॉलिड होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं। और आपका जो आयोडीन मोनोक्लोराइड है वो आपका है कोवलेंट बॉन्ड, और उसमें आपके जो वीक फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, पोटेशियम
bromide is an ionic lattice in which there are strong attractive forces between oppositely charged ions। ठीक है, आपके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं आपके चार्ज आयंस के दरमियान। सो रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड्स। ठीक है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, इसलिए आपका जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, एंड आपका जो है आयोडीन मोनोक्लोराइड वो क्या है आपका, एंड आयोडीन मोनोक्लोराइड इज अ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, या इसमें क्या कह सकते हैं आप, आयोडीन मोनोक्लोराइड क्लोराइड हैज कोवलेंट बॉन्डिंग। तो आपके जो आयोडीन मोनोक्लोराइड है इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इन विच देयर आर वीक फोर्सेस। ठीक है, आपके जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें आपकी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और आपके जो आयनिक आपके कंपाउंड्स होते हैं उसमें आपके स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं आपके आयंस के दरमियान। ठीक है, तो इस वजह से आपके जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आपके जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनसे। ठीक है, पार्ट एफ, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू पोटेशियम ब्रोमाइड अ रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स। उसकी आपको आयनिक इक्वेशन शो की गई है। आपको कह रहा है कि राइट एन आयनिक हाफ इक्वेशन शोइंग व्हाट हैपेंस टू द क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लोरीन यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। ठीक है, यानी ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो यानी क्लोरीन क्या हुआ है, यहाँ पर रिड्यूस हो गया है। तो क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और यहाँ पर इसने बना लिया क्लोराइड आयन। सॉरी, ठीक है, इस तरह से आपको इसकी आयनिक हाफ इक्वेशन लिखनी थी। एक्सप्लेन व्हाई द ब्रोमाइड आयन एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। आपके जो ब्रोमाइड्स के आयन है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम क्यों कर रहे हैं। तो आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है हम वो क्या होता है, हम रिड्यूसिंग एजेंट्स किसे कहते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो यहाँ पर आप देखें ब्रोमीन है, ब्रोमाइड आयन है, ये खुद क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, लूज किए हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और इसने क्लोरीन को इसने रिड्यूस करवा दिया। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो जिसने खुद ऑक्सीडाइज हुआ और दूसरों को रिड्यूस कराया उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है ब्रोमाइड आयन, बिकॉज इट हैज़ लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है और ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन एंड आयोडीन रिएक्ट्स टुगेदर इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हाइड्रोजन आयोडाइन आयोडाइड जो है वो फॉर्म हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और आपके जो गैस रेंज है कंटेनिंग एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड गैसेस आर सील्ड एंड हीटेड टू 250। और आपका जो इक्विलिब्रियम का मिक्सचर है वो पेल पर्पल कलर का है। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय टर्म इक्विलिब्रियम। आपका इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, एक ऐसी स्टेट जिसमें आपकी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल होता है आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, और आपके जो कंसंट्रेशन होती है आपके रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की वो कांस्टेंट होती हैं। याद रखिए कांस्टेंट होती है वो आपकी सेम नहीं होती, सेम हो भी सकती हैं सेम नहीं भी हो सकती, लेकिन आपकी कांस्टेंट होगी। ठीक है,
तो इस चीज़ को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सेम होती हैं, ठीक है, कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। सेम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन is same and concentrations of reactants and products are constant, ठीक है। आपका जो कंसंट्रेशन होती हैं आपके रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की वो कांस्टेंट होती हैं। पार्ट बी, द प्लंजर ऑफ द गैस सिरिंज वाज प्रेस्ड इन व्हाइल एंड ऑफ द गैस सिरिंज वाज ब्लॉक्ड, ठीक है। दिस इंक्रीज्ड द प्रेशर, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिड नॉट चेंज, द कलर ऑफ द gaseous mixture turned darker purple, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम डिड नॉट चेंज। तो आपके जो प्रेशर है वो आपका डिपेंड करता है कि आपके जो किस साइड पे आपके गैसेस मोल्स ज़्यादा हैं और किस साइड पे आपके कम हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके गैसेस मोल्स हैं वो दोनों तरफ सेम है। यहाँ पर 1+1 यानी 2 गैसेस मोल्स हैं और यहाँ पर भी प्रोडक्ट की साइड पर भी 2 आपके गैसेस की मोल्स हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ गैसेस के मोल्स सेम हैं, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं उसका आपके इक्विलिब्रियम की यील्ड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपके एक तरफ ज़्यादा होते गैसेस मोल्स और दूसरी तरफ कम होते तब आपका प्रेशर बढ़ाने से या कम करने से आपका इक्विलिब्रियम की जो यील्ड है उस पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम नंबर ऑफ गैस मोल्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आपके जो दोनों साइड पे आपके जो गैस के मोल्स हैं वो सेम है, ठीक है। सजेस्ट व्हाई द gaseous mixture turned darker purple even though the position of equilibrium did not change। अब आपसे पूछ रहा है कि आपका जो कलर है सॉल्यूशन का वो ये डार्कर क्यों हुआ जबकि आपकी जो इक्विलिब्रियम है वो आपकी उसकी पोजीशन चेंज भी नहीं हुई, क्योंकि आपने ने जब इसको प्लंजर को अंदर की तरफ प्रेस किया तो अब आपने इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, लेकिन आपके जो पार्टिकल्स हैं वो उतने ही हैं, सेम है। तो आपके जो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ स्मॉलर वॉल्यूम, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ स्मॉलर वॉल्यूम, ठीक है। आपके जो पार्टिकल्स हैं यानी वो सेम ने लेकिन अब एक दूसरे के करीब आ गए, तो जब पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ गए तो इसलिए आपको जो कलर है वो ज़्यादा डार्कर दिखाई दे रहा है, ठीक है। पार्ट सी, द टेम्परेचर ऑफ द गैस सिरिंज वाज इंक्रीज्ड टू 300, ठीक है। What happened to the position of equilibrium when the temperature was increased from 250 to 300। तो ये टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम की यील्ड पर क्या फ़र्क पड़ता है वो आप बताते हैं कि आपका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पर इसने आपको ये बताया था कि फॉरवर्ड रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक है तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपकी जो इक्विलिब्रियम की यील्ड है वो रिएक्टेंट की साइड पर जाएगी, यानी वो लेफ्ट साइड पर जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगी, टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। आपकी जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो लेफ्ट साइड पर जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ाया टेम्परेचर बढ़ाया है और आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अगर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है तब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते तो आपका जो ये रिएक्शन आपकी जो इक्विलिब्रियम की यील्ड है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती, प्रोडक्ट की साइड पर जाती, ठीक है। What happened to the rate of forward reaction and rate of backward reaction when the temperature was increased from 250 to 300। अब यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछ रहा कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि रेट पर क्या इफेक्ट होगा जब हमने आपने टेम्परेचर को बढ़ाया। तो याद रखें टेम्परेचर आपका बढ़ाने से आपका रेट बढ़ता है, वो चाहे आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का हो या बैकवर्ड रिएक्शन का हो, आपका रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो
increases. जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर इज रेट जो है आपका टेम्परेचर के बिल्कुल प्रोपोर्शनल है। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आपका जो रेट है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आपके इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो जब चाहे लेफ्ट जाए या राइट जाए, आपका जो रेट है वो दोनों तरफ का बढ़ेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन का भी रेट बढ़ेगा और आपका जो है बैकवर्ड डायरेक्शन का भी रेट जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 6, all sodium salts are soluble in water और all nitrous salts are soluble in water और आपका जो बेरियम कार्बोनेट है वो इनसोल्यूबल है। डिस्क्राइब हाउ यू वुड मेक अ प्योर ड्राई सैंपल ऑफ बेरियम कार्बोनेट बाय प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इंक्लूड नेम्स ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल्स, फुल प्रैक्टिकल डिटेल्स एंड अ केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर इसने आपको बताया है कि आपके जो सारे सोडियम के साल्ट्स हैं वो सोल्यूबल हैं और आपको बेरियम कार्बोनेट बनाना है। तो यहाँ पर आपने ऐसे दो साल्ट्स लेने हैं, यानी दो सोल्यूबल हों और वो ये आपका बेरियम कार्बोनेट बनाए। जब इनको आप मिक्स करें, इनको डालें सॉल्वेंट में किसी में, ठीक है, वाटर में। तो यहाँ पर मैं सोडियम का कौन सा साल्ट लूँगा? मैं लूँगा सोडियम का कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बोनेट आयंस मौजूद हैं। और मैं लूँगा नाइट्रेट का आयन, तो नाइट्रेट्स आपके जो हैं सारे सोल्यूबल हैं, तो मैं यहाँ पर ले लूँगा बेरियम नाइट्रेट। ठीक है, मैं बेरियम नाइट्रेट ले लेता हूँ। तो इसलिए क्योंकि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, बेरियम नाइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट, तो आपका बनेगा बेरियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ से आपको बेरियम कार्बोनेट मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप उसकी फिल्ट्रेशन करवा देंगे। हाँ, क्योंकि वो आपका एज ए पीपीटी बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, तो आपको उसको फिल्टर करवा लेंगे। ठीक है, और फिर आगे जो उसकी डिटेल्स हैं। ठीक है, तो आप ये क्या लिखेंगे? मिक्स सोडियम कार्बोनेट एंड बेरियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट एंड dissolve इन वाटर। ठीक है, आपने इसको वाटर में डिजोल्व कर दिया। फिर आपने क्या करेंगे? आप फिल्टर कर लेंगे। जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप इसको जो बेरियम कार्बोनेट यानी आपका बन गया एज ए पीपीटी प्रेसिपिटेट, तो अब आप इसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर बेरियम कार्बोनेट एज ए रेसिड्यू। फिर आप इसको रिंस करेंगे। रिंस द रेसिड्यू एंड ड्राई इट इन ओवन। ठीक है, फिर आप इसको ओवन में ड्राई कर दें। तो यहाँ से आपको जो है वो मिल जाएगा आपका बेरियम, आपका जो कार्बोनेट है। और इसकी आपको इक्वेशन भी लिखनी है। ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिकल डिटेल्स भी बता देंगे कैसे बनेगा। और आपका जो नेम, स्टार्टिंग मटेरियल्स भी आपके इसका नेम बता दिए। आपका सोडियम कार्बोनेट और बेरियम नाइट्रेट्स आपके स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं। अब आपको इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो आपका सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है बेरियम नाइट्रेट से, तो ये क्या बना रहा है? बेरियम कार्बोनेट और आपका सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, इसको आपको बैलेंस भी करना है। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये आपका बेरियम कार्बोनेट बनेगा बाय प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन आपका रिएक्शन होता है, उसमें आप कोई भी दो सोल्यूबल साल्ट्स होते हैं, उनको आप मिक्स करते हैं, उनको डिज़ोल्व करते हैं ऐसे सॉल्वेंट में जो दोनों साल्ट्स को डिज़ोल्व करे। ठीक है, और फिर वहाँ से आपका एक जो भी लिपिड या प्रेसिपिट जो भी इनसॉल्युबल साल्ट है वो आपका बनता है। ठीक है, पार्ट बी, नाइट्रस डिकम्पोज व्हेन हीटेड। ठीक है, राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट। तो आपका जो सोडियम नाइट्रेट है, जब ये डिकम्पोज होता है तो ये बना देता है सोडियम नाइट्राइट और आपकी ऑक्सीजन गैस।
ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लें। आपके जो पोटेशियम और सोडियम है ये दोनों उसके जो नाइट्रेट्स हैं वो इस तरह से डिकम्पोज होते हैं। बाकी जो आपके इससे लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो आपके किस तरह से डिकम्पोज होते हैं, वो आपके डिकम्पोज होते हैं कि आपका जो नाइट्रेट है, यानी आपका यहाँ पर अगर होता है मैग्नीशियम मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो वो बनाता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड और आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपकी ऑक्सीजन। बाकी सारे आपके उस तरह से यहाँ पर ये देखिए, कॉपर जो है कॉपर नाइट्रेट वो डिकम्पोज हुआ है कॉपर ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। ठीक है, बाकी आपके जो सारे लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो इस तरह से ही डिकम्पोज होते हैं उनके नाइट्रेट्स। ठीक है, और आपके जो सोडियम है और पोटेशियम है वो हाईली स्टेबल होते हैं, तो वो इतना ज़्यादा डिकम्पोज नहीं होते, वो जस्ट इतना ही डिकम्पोज होते हैं कि उनमें से एक ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ठीक है, और वो नाइट्रेट से नाइट्राइट्स बना देते हैं। Balance the unbalanced chemical equation for the decomposition of hydrated copper to nitrate crystals is shown. ठीक है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, इस केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर कॉपर कितने, दो कॉपर हैं, और आपकी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो कितनी बनी है, यहाँ पर दो और चार, चार नाइट्रोजन हैं, और यहाँ पर वाटर कितने हैं, सिक्स, सिक्स वाटर्स के मोल्स हैं। तो इस तरह से आपको इसको बैलेंस करना है। ठीक है, when hydrated copper to nitrate crystals are heated, steam is produced. When steam is condensed on the cool surface, it turns into colorless liquid. Anhydrous cobalt chloride is used to show that the colorless liquid contains water. आपका जो है आपका एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड है वो आपको शो करता है कि इसमें किसी भी सब्सटेंस में आपका जो वाटर है वो प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, हाउ डज द कलर ऑफ द एनहाइड्रस जो आपका क्लोराइड है उसका चेंज होता है। आपका जो एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड है उसका कलर कैसे चेंज होता है। इनिशियली एनहाइड्रस का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, फिर जब आप इसमें कोबाल्ट क्लोराइड में आप वाटर ऐड करते हैं तो ये पिंक बन जाता है, यानी हाइड्रेटेड हो जाता है। तो हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड का जो आपका कलर होता है वो आपका होता है पिंक, और आपका जो एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड का कलर होता है वो होता है आपका ब्लू। ठीक है, how would the student test to determine if the water produced in B3 is pure? तो आपका जो कोई भी आपका लिक्विड है या सब्सटेंस है वो प्योर है, वो आपको कैसे पता चलेगा। वो आप बताते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स को चेक करके। आपके जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनके आपके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और आपके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो शार्प होते हैं बाय चेकिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एंड इट वुड बी शार्प, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आपके जो प्योर सब्सटेंसेज हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स या बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो शार्प होते हैं, और आपके जो इम्प्योर सब्सटेंसेज होते हैं वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पर उनके जो है वो बॉयल होते हैं और मेल्ट होते हैं, और उनके जो इम्प्योर सब्सटेंसेज होते हैं उनका आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका डिक्रीज होता है, और आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपकी वाटर की एग्जांपल लें, वाटर जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका मेल्ट होता है, आइस से आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और आपका जो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल होता है। ठीक है, तो जब आप ये आपका होता है प्योर वाटर का, और आपकी जो प्योर वाटर है इनके ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स। लेकिन आपका जो अगर वाटर है अगर ये इम्प्योर होता तो यहाँ पर हो सकता है इसका मेल्टिंग पॉइंट ये डिक्रीज होता है, तो ये हो सकता है कि ये इसकी मेल्टिंग -3 पर या -2 पर इसकी मेल्टिंग हो जाती, और इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता, तो यानी ये बॉयल पहले शार्प हो रहा था 100 पर, अब हो सकता है ये 102 पर हो रहा हो या 103 पर हो रहा हो, इस तरह से। तो इस तरह से आप बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस प्योर है या इम्प्योर है बाय चेकिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7, many organic compounds such as alcohols, carboxylic acids and esters contain elements carbon, hydrogen and oxygen only. ठीक है, कंपाउंड R हैज द फॉलोइंग कंपोजिशन बाय मास। इसमें कार्बन की कंपोजिशन आपको दी गई है 60, और हाइड्रोजन की दी गई है आपको 13.33,
और आपको ऑक्सीजन की दी गई आपको 26.67। ठीक है, आपको बोल रहा है कि इसका जो आर का एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करें। तो आप एम्पेरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले तो जो आपकी कंपोजिशंस होती हैं उनको आप डिवाइड करते हैं इनके ए आर से, सारों को। ठीक है, इनके अपने अपने ए आर से। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12। हाइड्रोजन का 1 ही होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है? 16। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे कि इनका जो है कितना है इनका, इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको 13.3 यहाँ पर ये तो यही मिलेगा 13.3। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर अगर इसको आप कैलकुलेट से कैलकुलेट करें 1.67। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो ये कोई इनका रेशियो नहीं बन रहा होल नंबर में। ठीक है, तो अगर आप इनको होल नंबर में लाना चाहते हैं तो इनमें से आपको इन सबको आपको ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा जो इन सब को यानी होल नंबर में कन्वर्ट करें। तो आप यूजुअली क्या करते हैं, जो इनमें से सबसे छोटा होता है, यहाँ पर 1.67 है, इसको आप सबसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं 1.67 से सबसे छोटा है, इसको मैं सबसे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर ये बन रहा है 3 अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ पर ये बन रहा है 7.99, तो ये भी बन रहा है तकरीबन 8, और यहाँ पर जो ये 1 ही बनेगा। तो यहाँ से आप इसको अब ये होल नंबर में आपका आ गया है, तो यहाँ पर C3H8O, ये है आपका इसका एम्पेरिकल फार्मूला। तो इस तरह से आप किसी भी सब्सटेंस का एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। कंपाउंड S has the empirical formula C2H4O and a relative molecular mass 88। ठीक है, कैलकुलेट रिलेटिव मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड S। तो आपका जो मोलिकुलर फार्मूला है, और मोलिकुलर फार्मूला आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल्स टू MR डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, तो यहाँ पर आपका MR आपको क्या देगा? 88। और आपका इसका एम्पेरिकल फार्मूला, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कार्बन है, 2 कार्बन है, तो यानी 24। एक कार्बन का जो आपका AR होता है वो होता है 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24। के 4 हाइड्रोजन हैं और आपका एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आपका 88 डिवाइडेड बाय 44, यहाँ पर से आपको इसका 44 मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है आंसर। तो अब आपका जो 2 मिल रहा है, इसको आपको जो एम्पेरिकल आपका जो फॉर्मूला है, इसको आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा C4H8O2। तो ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O2। तो इस तरह से आप किसी भी सब्सटेंस का एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पार्ट सी। Compounds T and V both have molecular formula C3H6O2। Compound T produces bubbles of carbon dioxide gas when it is added to sodium carbonate। और आपका जो कंपाउंड V है वो एक ईस्टर है। What is the name given to the compounds with the same molecular formula but different structures? तो आपके जो ऐसे कंपाउंड्स जिनका आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपका सेम हो और उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो, तो उनको हम कहते हैं कि ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये क्या है? एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनका आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड टी एंड वी। ठीक है, आपका टी, इसने आपको क्या बताया था कि एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा कंपाउंड है जो आपका सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ऐसे कौन से होते हैं आपके सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स जो आपके कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो वो आपके होते हैं एसिड्स। तो अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कंपाउंड टी जो है वो एक एसिड है, और आपका जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहाँ पर 3 कार्बन है, तो यानी ये कौन सा एसिड है? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इस तरह से आपको प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है, सारे आपको बॉन्ड्स शो करने हैं। ठीक है, ये आपका प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर, और इसने आपको कंपाउंड वी क्या बनाया था? बताया था कि ये है आपका एक ईस्टर। तो ईस्टर आप बना दें
3 कार्बन वाला एस्टर है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 कार्बन आपके ईस्टर आपका एसिड वाले पार्ट की तरफ और एक आपका अल्कोहल वाले पार्ट की तरफ। आपका ईस्टर जो बनता है वो आपका किस तरह से बनता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आप आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका ईस्टर बनाते हैं। ये भी सही है। और अगर आप इस तरह से बनाएं, यानी एक तरफ आप ले लें, एक कार्बन ले लें आपके एसिड की तरफ और 2 कार्बन आप ले लें अल्कोहल की तरफ। आपका इसमें जो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें आपका जो पहला पार्ट होता है, ठीक है, ये आपका ईस्टर लिंकेज से पहले वाला पार्ट, ये आपका होता है ईस्टर लिंकेज। यहाँ इसकी लेफ्ट साइड पर जो आपका पार्ट होता है वो आपका होता है एसिड वाला पार्ट। तो यहाँ पर देखिए मैंने कौन सा एसिड लिया है, 1-2 कार्बन, यानी मैंने लिया है इथेनोइक एसिड और मिथेनॉल, ये भी सही है। और अगर आप मिथेनोइक एसिड लें और इथेनॉल लें तो वो आपका इसका स्ट्रक्चर जो एस्टर का बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये भी सही है। आप इन दोनों में से कोई भी बना दें, आपका आंसर सही होगा, ठीक है। All compounds with molecular formula C3H6O2 undergo complete combustion in an excess of oxygen, ठीक है। अब आपको इसकी कंबस्शन की इक्वेशन लिखनी है। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कंबस्शन में आपके क्या बनते हैं, जब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंबस्शन होती है तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इसको आप बैलेंस कर दें 3, और यहाँ पर वाटर कितने हैं, ये भी 3 हैं, और तो यहाँ पर 3 वाटर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर 7/2, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको बैलेंस करना था, ठीक है। पार्ट डी, कंपाउंड W हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। कंपाउंड W reacts when heated with ethanoic acid and a catalyst to produce sweet smelling liquid. Give the name of the homologous series to which W belongs। तो W का आपको ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया गया है और ये कह रहा है कि आपका W जो है वो इथेनोइक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। कैटलिस्ट के एक कंडीशन है और किसी स्पेसिफिक कैटलिस्ट के अंदर, तो वो आपका जो है स्वीट स्मेलिंग लिक्विड बना रहा है। तो आपके जो ईस्टर्स होते हैं उनके जो है वो स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं। तो ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड कौन सा है, ये एक ईस्टर है। तो यानी ईस्टर आपका कैसे बनता है, जब आपका कोई भी एसिड, इथेनोइक एसिड है यहाँ पर, वो रिएक्ट करता है अल्कोहल से। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि आपका जो W है वो क्या है, एक अल्कोहल है। और यहाँ पर इसने आपसे पूछा है कि आपका W जो है वो कौन सी होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करता है, वो तो वो कौन सी होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करता है, अल्कोहल से, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि W का स्ट्रक्चर बना है, तो ये कौन सा एस्टर अल्कोहल है, ये आपका इथेनॉल, क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन हैं। तो ये है आपका इथेनॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। पार्टी, अल्केन्स एंड अल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज मीन बाय टर्म हाइड्रोकार्बन। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें आपके सिर्फ हाइड्रोजन और आपके कार्बन हो, ठीक है। अ कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ आपके कार्बन और हाइड्रोजन हो और कोई भी आपका एलिमेंट ना हो, ठीक है, कोई भी एटम ना हो। अब आपको बोल रहा है जनरल फार्मूला लिखें अल्केन्स का। तो आपका अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो आपका होता है CnH2n और 2+, ठीक है। और आपका जो अल्कीन्स का होता है वो आपका होता है CnH2n, ठीक है। ये आपको याद करना है। पार्ट एफ, इथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लॉन्ग चेन अल्केन्स एज शोन, ठीक है। डिस्क्राइब द 2 स्टेज मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल फ्रॉम द लॉन्ग चेन अल्केन ऑक्टेन, ठीक है। नेम द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दैट अकर, और उसकी रिएक्शंस की इक्वेशंस और कंडीशंस भी बतानी है, ठीक है। तो स्टेप 1 में आपका क्या हो रहा है, आपका जो ऑक्टेन है वो इथिन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इथिन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, आपका जो लंग चेन्स हैं उनको जब आप उनकी क्रैकिंग्स करवाते हैं तो आपका जो एक आपको एक लाजमी आपको एक ना एक आपको अल्कीन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इथिन मिल रहा है, फिर आप इथिन को कन्वर्ट कर रहे हैं इथेनॉल में, ठीक है। तो उसकी आपको कंडीशंस लिखनी है। तो इथिन से जब आप इथेनॉल बनाते हैं तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं हाइड्रेशन, क्योंकि आप जब आप इथिन में वाटर को ऐड करते हैं
तो वो आपका इथेनॉल बन जाता है। तो पहला स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप है आपका क्रैकिंग का, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें क्या है? क्रैकिंग है पहले स्टेप में। दिस इज क्रैकिंग ऑफ ऑक्टेन, ठीक है। और आपकी जो क्रैकिंग होती है उसके अंदर आपका जो है कंडीशंस आपकी क्या होती हैं? आपका 400 से 800 के दरमियान आपका कोई भी आप टेम्परेचर ले लें, तो उसके अंदर आपका जो है 60 टू 70 एटीएम का आपका प्रेशर होता है। और आपका कैटलिस्ट होता है वो आपका होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड लें या आपका सिलिकॉन ऑक्साइड लें वो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन से आपको याद करनी है, ठीक है। इसमें कोई भी आपका कॉन्सेप्ट की चीज़ नहीं है, आपको जस्ट इनकी कंडीशंस आपको याद करनी है। तो रिएक्शन occurs at 450 डिग्री सेल्सियस में। 400 से 800 के दरमियान आप कोई भी टेम्परेचर लिख सकते हैं, मैं 450 लिख रहा हूँ। एंड 70 70 एटीएम एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। आपका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एज ए कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होता है। अब आपको यहाँ पर इसने बोला था कि रिएक्शन की इक्वेशन भी आपको लिखनी है। तो ऑक्टेन, इसकी जब आप क्रैकिंग करवाते हैं, क्रैकिंग में आपको एक अल्कीन लाजमी मिलता है। कोई भी अल्कीन हो, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? ईथीन मिल रहा है। एक से ज़्यादा भी आपको अल्कीन्स मिल सकते हैं, लेकिन एक तो आपको लाजमी मिलेगा, ठीक है। और दूसरा आपको बचा कि आप इसमें अब आपका C6 और H14, ठीक है। यानी यहाँ पर आपका इस यहाँ पर जब इसकी आपने क्रैकिंग की ऑक्टेन की, तो यहाँ पर आपको इथिन मिला और आपको मिला हेक्सेन, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या है कि आपकी हो रही है हाइड्रेशन। दिस इज हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ इथिन। हाइड्रेशन क्या था कहते हैं? यानी वाटर एडिशन, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपके इसमें रिएक्टेंट्स क्या कहते हैं? रिएक्टेंट क्या होता है इसमें? वाटर या स्टीम। स्टीम इज यूज्ड एज, या इसको आप ऐसे लिख लें, स्टीम इज एडेड टू इथिन टू फॉर्म इथेनॉल, ठीक है। और इसकी आपकी कंडीशंस क्या होती हैं? रिएक्शन अकर अकर्स एट, ये आपका होता है 300 से 400 के दरमियान आपका जो है इसका टेम्परेचर होता है, और 60 टू 70 इसका आपका एटीएम का प्रेशर होता है। और इसमें आपका जो कैटलिस्ट होता है वो आपका होता है फॉस्फोरिक एसिड एट 300 डिग्री सेल्सियस और 70 एटीएम। एंड आपका जो फॉस्फोरिक एसिड है इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, ये आपका कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होता है। और अब इसका आपको इक्वेशन लिखनी है। तो जब आपकी इथीन है, इसमें जब आप वाटर को ऐड करते हैं तो ये आपका क्या बना देता है? C2H5OH, यानी आपका ये इथेनॉल बना देता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसकी कंडीशंस और इक्वेशन लिखनी थी। कंडीशंस आपको जितने भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके रिएक्शंस हैं उनकी आपको कंडीशंस आपको याद करनी है। बल्कि आपके जो सिलेबस में भी जितने सारे हैं आपके रिएक्शंस, उनके आपको सबकी कंडीशंस याद करनी है। आपको हाइबर प्रोसेस की, कॉन्टैक्ट प्रोसेस की, इन सब की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कोई मतलब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपको जस्ट इनको याद करना होता है, ठीक है। एग्जाम में इस तरह से आपके सवाल पूछता है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके कॉन्सेप्चुअल होती हैं जिनमें आपके कॉन्सेप्ट समझे हुए होने चाहिए, और कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपको याद करना होता है, ठीक है। तो आपकी जो रिएक्शंस की कंडीशंस हैं वो आपको याद करनी होती हैं, सारे रिएक्शंस की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पेपर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी। और आपको कोई भी क्यूरी हो इस पेपर के रिलेटेड
तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।